है। ठीक है, चलो ये बात भी आपकी सही है। बात तो खैर सही है, बात तो सो गलत नहीं है। इम्पल्सेस को कैरी करते हैं, पल्सेस को, इम्पल्सेस को। इम्पल्सेस को, अच्छा नर्व इसके, इम्पल्सेस को। यस ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा व्हाट आर द स्टिमुलस और स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलस क्या होते हैं या स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलस स्टिमुलाई जो भी आप मानना चाहें। इन्वायरमेंट में कोई भी जो चेंज होता है जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, स्टिमुलाई कहता है। क्या क्या? सर जिनके रेस्पॉन्स में बॉडी कुछ एक्शन करती है, मतलब इनके रिस्पॉन्स में बॉडी कुछ एक्शन करती है, ओके, उनको हम लोग कहते हैं क्या? स्टिमुलाई। ठीक है। तो देखो स्टिमुलस क्या होते हैं, चलिए अब सबसे पहले डिस्कशन यहीं से शुरू करते हैं कि स्टिमुलस क्या होते हैं और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। क्योंकि जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन स्कूल में पूछे आते हैं, ये क्वेश्चन कोई नीट का क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन हाँ, अच्छे क्वेश्चन जब नीट में भी आ जाते हैं तो भी आप वहां पे भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्चुअल में इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का, एक्चुअल में न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है। देखो स्टिमुलाई क्या होता है, सिर्फ स्टिमुलाई कोई चेंज नहीं होता कि किसी भी हम चेंज को स्टिमुलाई कह देते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल स्टिमुलाई, देखो स्टिमुलाई तो हो गया प्लूरल है ना, और अपन इसी को स्टिमुलस बोलते हैं, तो स्टिमुलस हो गया सिंगुलर और कोई फर्क नहीं है। स्टिमुलस या स्टिमुलाई किसी भी तरह का फिजिकल या केमिकल चेंज, एनी काइंड ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज ना, किसी भी तरह का फिजिकल और केमिकल चेंज इन एनवायरमेंट। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट में फिजिकल या केमिकल चेंज, वो फिजिकल या केमिकल चेंज जिसके अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करे, उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करे, उस चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिमुलस बोलेंगे। और ऐसे बहुत सारे चेंजेस को स्टिमुलाई बोलेंगे। देखो अब आपको बोलेंगे कि नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड, व्हाट डज इट मीन? देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कि मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से बाहर निकले, जैसे आप अपने घर से बाहर निकले तो एक आदमी खड़ा हुआ था, उसने आपको गाली दी और आपने उसको थप्पड़ मार दिया। ठीक है, ऑब्वियसली यही होने वाला है। ठीक है, आप उसके लिए रिस्पॉन्ड जरूर करोगे। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि देयर वाज ए फिजिकल चेंज, उस आदमी ने आपको गाली दी, दैट वाज ए फिजिकल चेंज। ठीक है ना, और आपने उसको थप्पड़ मारा, दैट वाज ए योर रिस्पॉन्ड। सो दैट वाज ए स्टिमुलस, ये स्टिमुलस था। वहीं पर एक दूसरी सिचुएशन है कि आप एक दिन अपने घर से बाहर निकले और आपके घर के बाहर एक पागल आदमी खड़ा था, उसने आपको गाली दी थी। विल यू हिट दैट मैन? क्या आप उसको मारोगे? नो सर। नहीं सर। ऑब्वियसली नॉट। ठीक है ना, तो आपने उसको नहीं मारा, इसका मतलब आपके नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, आपने उसको अवॉइड किया, देखा भी नहीं, उसने क्या गाली दी ये भी नहीं सुना। ठीक है, आपने देखा कि वो आदमी पागल है और आप निकल गए। ठीक है, तो आपके नर्वस सिस्टम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। आप देखिए सेम ही चीज थी, सेम फिजिकल चेंज था, तो हम पहले वाले को स्टिमुलस कहेंगे जिसमें आपने उसको मारा, रिस्पॉन्ड किया, कुछ भी किया, और दूसरे वाले को हम स्टिमुलस नहीं कहेंगे। तो स्टिमुलस के लिए ये जरूरी है कि वो फिजिकल या केमिकल चेंज जिसके लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करे। सबसे पहले नोट कीजिए स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एनी काइंड ऑफ, स्टिमुलस इज एनी काइंड ऑफ physical or chemical change. Stimulus is any kind of physical or chemical change against which, any kind of physical or chemical change against which our nervous system respond. अब देखिए, अभी तक तो क्या था कि हम लोग इसको नर्वस सिस्टम ही कहते थे, लेकिन अब मॉडर्न बैलेंस में हम नर्वस सिस्टम वर्ड यूज नहीं करते। तो ये जो नर्वस वर्ड है, नर्वस सिस्टम, इसकी जगह हम लोग न्यूरल सिस्टम वर्ड यूज करते हैं। सो वी कॉल इट न्यूरल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस वर्ड इससे हटा दिया गया है। ठीक है, तो प्रीवियसली हम इसको नर्वस सिस्टम बोलते थे। अब देखो इसके दो फंक्शन होते हैं।
ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा था, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब कुछ भी करता है, कुछ भी जवाब देना और सिर्फ टेक्निकल देखो जवाब देना, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, तो मैं आपको टेक्निकल बताता हूं कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करें, पहले समझ लीजिए, मैं आपको बात लिखवा दूंगा। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम। तो देखिए न्यूरल सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। न्यूरल सिस्टम के दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। और दूसरा फंक्शन होता है इंटीग्रेशन। सो देयर आर टू फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, है ना। तो नोट करेंगे, ये नोट कर लो, फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो हेडिंग डालिए फंक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम। Neural system have two function. Coordination and second integration. Full stop. It involves the control and coordination. It involves the control and coordination of various body function. Control and coordination of various body function. Through neurons. Full stop. The neural system, next point here, the neural system is the control system of body, which consists of highly तो specialized न्यूरल सिस्टम से एक बार रिपीट कर। Neural system is the control system of body of higher organism. Neural system is control system of body of higher animals, which consist of highly specialized cell, called neurons. Next point. Neural system of higher animal perform three main function. Neural system of higher animal perform three main function. देखिए अब वो तीन मेन फंक्शन कौन से हैं? किसी भी सिग्नल को, किसी भी मैसेज को, स्टिमुलाई को रिसीव करना, तो पहला उसका काम है रिसीविंग, दूसरा है सेकंड, अब रिसीव करने के बाद क्या करेगा? प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करेगा। थर्ड है रिस्पॉन्डिंग। तो ये तीन मेजर फंक्शन होते हैं किसी भी हायर एनिमल के न्यूरल सिस्टम के। तो पहले हम क्या करते हैं, हमने मैसेज रिसीव किया, ठीक है, कि किसी ने राइट इंडिकेटर दिया, हमारे ब्रेन ने ये प्रोसेस किया कि आदमी राइट साइड चला जाएगा। हमने उसके रिस्पॉन्ड में अपनी गाड़ी का भी जो इंडिकेटर होता है वो राइट साइड, मैं अपने राइट साइड चला गया और वो आदमी अपने राइट साइड चला गया, है ना। तो अभी क्या है कि ये रिसीविंग, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम होते हैं, तो नोट करेंगे और हम ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले नोट करेंगे रिसीविंग।
Receiving sensory input, तो पहला फंक्शन है रिसीविंग सेंसरी इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, receiving sensory input from external and internal environment by sensory nerves to CNS, by sensory nerves to CNS. नोट कर लीजिए, मैं इस बात को पूरा समझाता हूं कि क्या इसका मतलब हुआ. By sensory nerves to CNS. Next, processing the input in CNS. Third, responding stimuli transmitting motor command from CNS to determine the respond of body part, प्लीज फिर से रिपीट करें. responding stimuli transmitting motor command from CNS to determine the respond of body part or cells. अब देखो, पहले हम ये पूरा मामला समझ लेते हैं कि हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है. ये तो हमारे किसी भी एनिमल के, हमारे नहीं, किसी भी एनिमल के नर्वस सिस्टम के ये फंक्शन थे कि पहले वो मैसेज रिसीव करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको लिए रिस्पॉन्ड करता है. अब रिसीव किस चीज से करता है, प्रोसेस किस पार्ट से करता है, रिस्पॉन्ड किस पार्ट से करता है, उन पार्ट्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, इस बात से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ नीचे लिखो नोट. ये क्वेश्चंस वो हैं जो नोट में मैं लिखवाता हूं, ये क्वेश्चंस वो हैं जो नीट के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. पहला नोट में फर्स्ट पॉइंट है, स्पॉन्जेस डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट, इंसेक्ट हैव. सर इससे पहले क्या बोला आपने? Sponges do not have nervous system. Sponges do not have nervous system. Next point, insect have better organized nervous system where brain is present. तो ये रिपीट कर दो. हाँ बिल्कुल रिपीट कर देंगे. Insect have better organized nervous system where brain is present. अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो कॉकरोच होता है ना, कॉकरोच, तो कॉकरोच का हम लोग जब सर काट देते हैं तो उसके बाद वो 1 वीक तक जिंदा रहता है ना. कॉकरोच का अगर सर काट दिया जाए तो 1 वीक तक जिंदा, वो कैसे रहता है जिंदा? सर क्योंकि उसके ब्रेन में, क्योंकि उसके जो ब्रेन है वो एक रिंग के फॉर्म में होता है. क्योंकि उसका ब्रेन एक रिंग के फॉर्म में होता है, बस इसीलिए. सर वो नेक में होता है ना, नेक के पार्ट में होता है. हाँ सर. और उसका हेड काटो तो वो बच जाता है. नेक के पास होता है, उसमें नेक कहाँ होती है? ये कॉकरोच का स्ट्रक्चर है. अगर डॉर्सली देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा. थोरैक्स के बाद, थोरैक्स में होता है. कॉकरोच का ब्रेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे जस्ट इसके हेड के नीचे होता है ना. तो कॉकरोच का पार्ट हेड में होता ही नहीं है. और आगे 2 डॉर्सल एंटीरियर नर्व गैंग्लिया होती हैं और पीछे की तरफ पोस्टीरियर नर्व गैंग्लिया होती हैं.
तो ये जो न्यूरल रिंग होती है ना, ये इसके हेड में नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ये जब हम इसका हेड काटते हैं तो ये हिस्सा कट जाता है, लेकिन इसका एक्चुअल में जो ब्रेन होता है वो ब्रेन वाला पार्ट यहीं पे अंदर रह जाता है। लेकिन होता क्या है लेकिन 1 हफ्ते बाद ये मर जाता है। 1 हफ्ते बाद क्यों मर जाता है? सर खाना वाना नहीं मिलता। हाँ, उसका न्यूट्रिशन की वजह से मर जाता है, क्योंकि वो फीडिंग नहीं कर पाता है, इसलिए मर जाता है। वरना वो उसका नर्वस सिस्टम काम करता रहता है और बॉडी के ऑर्गन्स भी काम करते रहते हैं। बट उसको फूड नहीं खा पाता, क्योंकि मुँह चाहिए उसके लिए, मुँह होता नहीं है, इसलिए मर जाता है। ठीक है? अब देखो आ जाते हैं, मैं आपको ब्रेन के पहले पहले बताता हूँ इसके पार्ट कितने पार्ट होते हैं। देखो क्या होता है कि ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है ना, तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना? सर हाँ, सर वो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर लूँ प्लीज? हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कोई सर। दिक्कत नहीं, यू कैन। ठीक है, तब तक हम कुछ लिख रहे हैं, आप करिए। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। अब देखो न्यूरल सिस्टम जो है, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, है ना? ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो 2 पार्ट कौन-कौन से हैं? देखो सबसे पहला वाला जो हमारा पार्ट है, एक तो पार्ट को हम लोग बोलते हैं सीएनएस। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना? सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। तो सीएनएस हो गया आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। अब दूसरा, हाँ, सीएनएस एंड पीएनएस, राइट। दूसरा हो गया पीएनएस। पीएनएस हो गया, दैट इज पेरिफेरल नर्वल सिस्टम, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब देखो सीएनएस में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो सीएनएस में हमारे 2 पार्ट आते हैं, वो सब पार्ट जो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर वाले एक्सिस में पाए जाते हैं। अगर ऊपर से देखा जाए तो सीएनएस में आते हैं ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस में 2 पार्ट आते हैं, ब्रेन और प्लस स्पाइनल कॉर्ड, है ना? तो ये पार्ट हो गए तो सीएनएस के। अब दूसरा आता है पीएनएस। पीएनएस में कौन कौन से बात आते हैं? पीएनएस में देखिए, पीएनएस में भी फर्दर 2 पार्ट आते हैं। एक तो होती है हमारी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है? तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? वो जो क्रेनियम से निकलती हैं, और क्रेनियम क्या है? स्कल मतलब ब्रेन 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 का प्रोटेक्ट। हाँ, ब्रेन ब्रेन का का, राइट, ब्रेन का ऊपर वाला कवर, है ना? दूसरा है स्पाइनल नर्व्स, है ना? तो स्पाइनल नर्व्स वो होती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है। हम लोग पूरी बातें डिस्कस कर चुके हैं ना, जब हम लोग स्कल वाला पार्ट पढ़ रहे थे, है ना? अब ये वाली जो होती हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइन। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, है ना? ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, मैं ये लिख लेता हूँ, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन। ठीक है, और ये क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स, दे ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, देखिए जो हमारा सीएनएस वाला पार्ट होता है ना? तो ये हमारा ब्रेन, ये हमारा ये हो गया, ब्रेन हो गया। और इसी ब्रेन में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी, ये तो हम पूरी बातें पढ़ चुके हैं स्केलेटल सिस्टम में। ये हमारी बैकबोन ऐसे फिट है ना? तो ये तो हमारी बॉडी के सेंटर के एक्सेस में पाई जाती है, इसलिए ये पार्ट हो गया सीएनएस का। अच्छा, पीएनएस वाले पार्ट में 2 चीजें जो पेरिफेरल पाई जाती हैं। तो कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट यहाँ से निकल करके आती हैं, जैसे हमारे हार्ट में जाने वाली नर्व्स, है ना? इसीलिए कोई भी चीज ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती है, तुरंत उसका हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। हार्ट पे जाने वाली कुछ, अब हमारी जो क्लेविकल क्लेविसेप्स के आसपास जो नर्व्स होती हैं, वो सब यहीं से आती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारी बैकबोन से निकलती है और पर्टिकुलर ऑर्गन को जाकर के कंट्रोल करती है। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ये जिस चीज को कमांड देती हैं, वो कमांड जल्दी पहुंच जाती है। तो देखिए, ये बीच वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में, इसको अपन ने सीएनएस बोल दिया। और ये जो पेरिफेरल पार्ट में पाया जाता है, इसको हमने पीएनएस बोल दिया। तो फिजिकली हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, एक सीएनएस और पीएनएस वाले पार्ट में। ठीक है,
सो नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस एंड पीएनएस वाले पार्ट में। ठीक, अब देखो तो कहानी, इसको आपने नोट कर लिया? कर लिया सबने नोट? यस सर। ठीक है, नो सर, वेट। ठीक बेटा, नोट करो जल्दी से। सर हाँ जी, सर वो आपने ऊपर वो जो बनाया, एक बार फिर से बता दीजिए, वो क्या कह के बनाया था? क्या कह के बनाया? नहीं समझा, नहीं क्या आप? सर वो जो आपने लेबलिंग ऊपर डाल रखी है वो ब्रेन के। ब्रेन, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड ये लिखा हुआ है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरे वाले में लिखा हुआ है पेरिफेरल नर्व्स। कहाँ पे लेबलिंग की बात कर रही हो? ये क्या लिखा हुआ है? सर ये डायग्राम डायग्राम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये मैं जस्ट बता रहा था, डायग्राम में भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। डन सर। ठीक है, देखो अब देखो फर्दर, अब हम अगर बात करें तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कि अब इस बात को समझना है ना। देखो सपोज दैट कि ये कोई हमारा मतलब रिसेप्टर है, ये हमारी मान लो, ये फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये हमारी स्किन हो गई है ना। ये हमारी स्किन हो गई है ना। अब हमारी स्किन वगैरह में इनमें छोटे-छोटे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। स्किन में नहीं, हर ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो स्किन में हमारे छोटे-छोटे इस तरह के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग एंड दीस आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है? ये हमारे रिसेप्टर्स हो गए, ये रिसेप्टर हो गया, ये रिसेप्टर हो गया। किसी भी तरह का स्टिमुलाई, है ना? तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं? किसी भी तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करने का काम करते हैं। यही इन रिसेप्टर का फंक्शन होता है। तो अब ये रिसेप्टर किसी भी तरह के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। जब रिसेप्टर ने स्टिमुलाई को रिसीव किया, सो ये हो गया हमारा ब्रेन। ये हमारा, मैं ब्रेन बना देता हूँ। ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट हो गया। ये ब्रेन वाला हमारा पार्ट हो गया, है ना? तो अब होता क्या है? अच्छा, ब्रेन में भी देखो मैं बता देता हूँ कौन-कौन सा पार्ट है। ब्रेन वाला पार्ट हो गया। दिस इज ब्रेन। ये ब्रेन हो गया, और ये पोन्स हो गया, और ये मेडुला वाला पार्ट हो गया, और ये नीचे से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है ना? सो दिस इज ब्रेन, पोन्स, मेडुला, बैकबोन, है ना? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, बैकबोन। अब होता क्या है कि हमारे जो रिसेप्टर से, अब हमारे ब्रेन में ये अब देख लेते हैं। ब्रेन भी हमारा एक तरह से दो एरिया में डिवाइड होता है। अब ब्रेन में एक एरिया हो गया हमारा इधर वाला, ये एरिया मान लीजिए। तो ये वो एरिया है जिस एरिया में, इस एरिया में क्या होता है कि ये किसी भी तरह के रिस्पांस को रिसीव करता है। तो रिस्पांस को या किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने वाले जो ब्रेन का पार्ट होता है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेंसरी एरिया। दिस इज सेंसरी एरिया। तो हमारे रिसेप्टर से आने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सब रिसेप्टर से आने वाले न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर के आते हैं, और वो मैसेज को लेकर के जाते हैं कहाँ पे? हमारे सबसे पहले सेंसरी वाले एरिया में। तो मेनली तो आप समझ लीजिए कि या तो डायरेक्टली आएगा या फिर बैकबोन की तरफ। तो क्या होता है, रिसेप्टर ने जो भी स्टिमुलस रिसीव किया, वो स्टिमुलस आया, पहले बैकबोन में आया, नॉर्मली इन जनरल बात कर रहा हूँ। तो और फिर बैकबोन में आने के बाद फिर हमारे वो ब्रेन में आता है। जिस एरिया में रिसीव होता है उसको हम सेंसरी बोलते हैं। अच्छा, ये ले जाने वाले जो नर्व फाइबर हैं, इनको हम लोग सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं। सेंसरी नर्व फाइबर।
सेंसरी नर्व फाइबर को ही, है ना, सेंसरी नर्व फाइबर को जो टिश्यू या ऑर्गन से हमारे सीएनएस तक ले जाएं, इन्हीं को हम लोग कहते क्या है, इन्हें हम बोलते हैं एफरेंट भी बोलते हैं, वी आल्सो कॉल देम एफरेंट नर्व और ए डबल एफ ई आर ई एन टी, एफरेंट नर्व फाइबर। तो ऐसे नर्व फाइबर जो हमारे टिश्यूज, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इनका फंक्शन आप डायग्राम में ही नोट कर लेंगे। टिश्यू, किसी भी टिश्यू से या किसी भी ऑर्गन से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सीएनएस की डायरेक्शन में ले जाएं, उनको हम लोग एफरेंट या सेंसरी बोलते हैं। अब क्या होता है, ब्रेन में इस पार्ट में प्रोसेसिंग हुई, है ना, और बीच में इन दोनों एरिया के बीच में ये जो आपको मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये स्ट्रक्चर गड्ढे की तरह होता है। ये जो गड्ढे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। इसको हम सेंट्रल सल्कस बोलते हैं। तो बीच में एक मोटा सा एक रिज जैसा पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रस सल्कस। तो सेंट्रस सल्कस के एक तरफ सेंसरी होता है, दूसरी तरफ अब क्या होता है, एक वो एरिया होता है जो ऑर्डर देगा। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल कि हमारे स्किन में कोई गर्म चीज छू गई, तो उस गर्म चीज के छूने का जो मैसेज गया, वो तो रिसेप्टर ने रिसीव किया और सेंसरी ने मैसेज ले जाकर के सेंसरी पार्ट को दे दिया। अब ब्रेन ने डिसीजन लिया और दूसरी तरफ क्या है, वो एरिया है जो डिसीजन को लेगा, है ना, और ऑर्डर करेगा। उस एरिया को हम लोग कहते हैं मोटर, जो ऑर्डर देने वाला। मोटर ने बोला कि भाई हाथ को हटा लो वरना हाथ जल जाएगा। तो मोटर अब क्या करेगा, रिस्पॉन्ड देगा किसको, हमारे किसी भी पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू को। सो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल ये हमारा टिश्यू हो गया, टिश्यू हो गया, मसल्स हो गया, ऑर्गन हो गया, मतलब वॉलेंट्री मसल्स मान लो। तो हमारे, हम जैसे मैं हाथ का केस बता रहा था, ये हमारी मसल्स हो गई, मसल्स या टिश्यू को, मसल्स या टिश्यू को हमारे ऑर्डर दिया गया। ऑर्डर को वही सेम पाथ से इस यहाँ से लेकर के आया गया, और जैसे मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लासेस में कि जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और हाथ हमारा हटा लिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही फंक्शन होगा। जो लेकर के आने वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, इस नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नर्व को हम लोग, सो दिस इज कॉल्ड मोटर नर्व, जो ऑर्डर लेकर के आएगी, मोटर नर्व। और मोटर नर्व को ही हम लोग इफरेंट नर्व कहते हैं, इफरेंट नर्व, ई डबल एफ ई आर ई एन टी, इफरेंट नर्व। मोटर या इफरेंट नर्व का क्या काम होता है, ये सीएनएस से मैसेज को टिश्यू या फिर किसी भी ऑर्गन तक लेकर के आती हैं। तो इस तरह से हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करता है ना। तो इसके बेसिस पे हम लोग अपने पीएनएस वाला पार्ट हो, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम पार्ट है ना, इस फंक्शनैलिटी के बेसिस पे पीएनएस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पीएनएस के दो पार्ट हो गए हमारे, किसके, फंक्शन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे हम ये बोलते हैं, एक होता है एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट। अब एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। सर हाँ बताइए। सर वो बोलो टिश्यू बोलो। के बाद सर आपने क्या लिखा है सीएनएस में? इसके बाद सीएनएस के बाद आपने टिश्यू के बाद क्या लिखा है? मुझे सर एफरेंट वाला नर्व, मोटर नर्व। अच्छा, टिश्यू या ऑर्गन, कुछ भी ऐसे, टिश्यू या ऑर्गन। ओके सर। ये सेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी मोटर पाथवे भी बोलते हैं, सेंसरी मोटर पाथवे। सर सेंसरी और मोटर में कौन सा राइट साइड है, कौन सा लेफ्ट? इसमें सेंसरी और मोटर में कौन सा राइट साइड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट नहीं है, पूरी बॉडी में सेंसरी मोटर एक साथ पड़े होते हैं। नो सर, सब ब्रेन में। ब्रेन में, ब्रेन सर वो जो में, एरिया है वो कौन सा? अरे ये जो मैंने लिखा हुआ है ये मोटर है और ये सेंसरी यस। है, ये सेंसरी। तो वो ब्रेन में राइट साइड पे होता है सेंसरी नहीं या बेटा लेफ्ट ऐसा कुछ, साइड? ना 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 ना, दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि राइट साइड होता है, दोनों तरफ होता है, दोनों तरफ होता है, ऐसा नहीं ओके है। सर। लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों वर्क करते हैं बट साइमल्टेनियसली नहीं करते हैं। आपके पीछे क्या रीजन है, उसके पीछे क्या रीजन है?
अब सिंपल सी बात है, हमारा राइट वाला जो बॉडी के पार्ट होते हैं और लेफ्ट वाले बॉडी के पार्ट वो अलग अलग गवर्न होते हैं। अगर राइट वाले बॉडी के पार्ट में कुछ टच हुआ है तो राइट वाले पे ही बैटरी काम करेगा, और लेफ्ट वाले पे हुआ है तो लेफ्ट वाले पे, क्योंकि स्टिमुलस दोनों पे एक साथ नहीं मिलते ना, डिपेंड करता है। थॉट्स हैं और ह्यूमन जो फिजियोलॉजिस्ट है उनके अपने अलग थॉट हैं। सर ह्यूमन सर फिजियोलॉजिस्ट सर का कहना, हाँ 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 सर हाँ बताइए। सर मैं ना मेरा कनेक्शन चला गया था जो आप मुझे आधे में बता रहे थे, आप एक बार बता देंगे वैसे? देयर आर मेनी सर्कल्स एंड देयर आर सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। ये देखो, देयर आर मेनी सर्कस बट देयर इज वन सिंगल सेंट्रल सर्कस, इज सिंगल सर्कस। हर्षित, ओके सर। ऊपर में लिखा है सर सेंट्रल सर्कस। हाँ, मैं मैत्री ये कह रहा था कि डिपेंड करता है हमारे दोनों पार्ट एक साथ कैसे फंक्शन कर सकते हैं, दोनों हेमिस्फीयर। राइट साइड पे आप देखो कि राइट साइड पे अगर हमें किसी भी सपोज दैट मेरे राइट हैंड पे कोई गर्म चीज छू गई तो मेरा राइट ब्रेन ही रिस्पॉन्ड करेगा, है ना? सर 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 तो, सर तो सर स्टिमुलस, हाँ बताइए। अगर सर स्टिमुलस सर नहीं भी हो सर, फिर भी हमारे दोनों हाथ मतलब दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर वो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते सर? कैसे ऐसा कर क्यों है? सकते हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, लेफ्ट साइड हमारा ब्रेन हार्ट होता है ना? तो लेफ्ट जो क्रेनियल नर्व्स होगी वो हार्ट को कंट्रोल करेगी, है ना? तो इसका मतलब कि हमारा जो ब्रेन कंट्रोल होगा वो बॉडी के लेफ्ट वाले पार्ट से कंट्रोल होगा, ठीक है? तो राइट वाला पार्ट कैसे कंट्रोल कर सकता है उस चीज को, है ना? तो राइट से तो लेफ्ट वाले पार्ट से एक अलग स्टिमुलस चल रहा है, राइट वाले पार्ट से अलग चीजें कंट्रोल हो रही हैं। दैट इज द रीजन, यही मैं कहना चाह रहा था कि हमारी बॉडी जो फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो हमारी बॉडी ही हम बाइसिमेट्रिकल नहीं है। तो ब्रेन हमारा कैसे सिमिलर फंक्शन कैसे कर सकता है? कि फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी बाइसिमेट्रिकल नहीं है, ये रीजन है। तो अलग-अलग पार्ट को अलग-अलग कंट्रोल यस सर करना सर है। वही पूछना था। यस सर वही पूछना था, क्योंकि सर जब हम एक ही राइट पे फोकस करते हैं तब वो एफिशिएंटली वर्क करता है, और जब हम दूसरे में करते हैं वो एक बार करता है, तो सर वो एक एक बार होता है बस। हाँ, वही है, यही रीजन है, हम बाइसिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, नोट कर ओके। लिया भाई सबने? डन? नो Yes, sir. एक मिनट। यस सर। अच्छा। ये जरूरी नहीं है कि कॉर्पस कोलोसम के साथ में मिलकर के ही सेंट्रल सर्कस डिसाइड करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये डिपेंड करता है, मैंने फिर वही बोला ना कि डिपेंड करता है। सपोज दैट ये ऑल्फैक्टरी है, स्टिमुलस ऑल्फैक्टरी है, इसमें कॉर्पल कोलोसम का कोई काम ही नहीं है ना? तो ऑल्फैक्टरी लोब ही सिर्फ जाकर के उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक, सर तो अभी आपने जो बना रखा है वो एक जनरल में बना रखा है ना? एक जनरल बना रखा है, ये एक इन जनरल डायग्राम है। ओके ओके सर। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, है ना? तो आपने ये नोट कर लिया। अब देखो, आ जाइए, हेडिंग ले लिए, न्यूरॉन्स या नर्व सर सेल। हाँ सर वो ऊपर सेंट्रल सर्कस लिखा है। हाँ बेटा, सेंट्रल सर्कस लिखा है। एक्चुअली क्या होता है, तो हमारा जो ब्रेन, आपने देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें कुछ गड्ढे होते हैं और कुछ ऊपर रिजेस जैसे होते हैं, है ना? तो गड्ढे, रिज, मतलब इस तरह से, तो ऊपर नीचे होता है। तो जो गड्ढे होते हैं उनको गायरी कहते हैं, है ना? और जो सिलवट पड़ने की वजह से ऊपर की तरफ जो आउटग्रोथ दिखाई देती है, ऊपर की तरफ उभरा हुआ बल्ज आउट पार्ट दिखाई देता है, तो गड्ढों को गायरी बोलते हैं, और जो बल्ज आउट पार्ट होता है उसको हम लोग सल्कस कहते हैं, है ना? तो पूरा ब्रेन हमारा सल्कस और गायरी से मिलकर के बना होता है, और सल्कस और गायरी दोनों ही मिलके बने होते हैं न्यूरॉन से, ठीक है? अब न्यूरॉन की जो सेल है वो दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। अब वो न्यूरॉन की सेल देखते हैं, ठीक है ना? समझ गए? कुछ- यस। हम्म, अब देखो, अब न्यूरॉन्स पे आ जाते हैं। अब देखो, न्यूरॉन का मैं एक स्ट्रक्चर को निकालता हूँ। वेट, गिव मी 1 मिनट।
देखो हमारी नर्व सेल या न्यूरॉन इस तरह से होती है ना। अब हमारी जो नर्व सेल या न्यूरॉन होती है, आप देखो इस वाले ऊपर दिख रहा है, यस Yes. सर। तो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए क्या है कि हमारी नर्व सेल या जो न्यूरॉन्स हैं, इसमें से ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये जो इस तरह से ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है जो स्टार से, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को हम लोग साइटोन कहते हैं। कॉल इट साइटोन ना। साइटोन में क्या होता है कि यहाँ पर एक चीज और है, ये न्यूक्लियस हो गई, इसका न्यूक्लियस हो गया, और कुछ यहाँ पे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। ये ग्रेन्यूल नर्व सेल्स में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। इन ग्रेन्यूल का जो मेजर फंक्शन होता है, इनको कहते क्या है, पहली बात, पहले इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट वी कॉल दिस ग्रेन्यूल्स, इनको हम निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। कोई फंक्शन बता सकता है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस सर। राइट, वेरी गुड। साइंटिस्टों को कंफर्म नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि इनका जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन होता है। सो देयर मेजर फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, इसको अपन एक्सॉन बोलते हैं, है ना। और न्यूरॉन्स में वैसे ही प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जैसे नॉर्मल सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। देयर इज नथिंग डिफरेंट। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बाकी ये प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, लेकिन न्यूरॉन्स के प्रोटोप्लाज्म को हम लोग न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। सो वी कॉल इट न्यूरोप्लाज्म। ये हो गया न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। और इसी को सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। इसी न्यूरोप्लाज्म को हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नीचे की तरफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर गया है, इसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। अब एक्सॉन्स के ऊपर ये जो आपको सेल्स दिखाई दे, इसके ऊपर एक कवरिंग दिखाई दे रही है, ये माइलिन सीथ है। तो सीथ मीन्स होती है कवरिंग। माइलिन क्या होता है? माइलिन इज अ टाइप ऑफ व्हाइट प्रोटीन। तो व्हाइट कलर की प्रोटीन की बनी होती है। तो व्हाइट प्रोटीन की बनी होने की वजह से ये व्हाइट कलर की दिखाई देती है। तो एक्सॉन वाला पार्ट जो होता है ये व्हाइट दिखाई देता है, व्हाइट प्रोटीन। तो इसीलिए एक्सॉन वाला पार्ट व्हाइट दिखाई देता है। साइटोन वाला जो पार्ट होता है इट लुक ब्राउन, है ना, या ग्रे कलर का। तो ये ग्रे कलर का दिखाई देता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो ग्रे और व्हाइट मैटर का मिलकर बना है, मतलब एक्सॉन्स और साइटोन से मिलकर के बना हुआ है। आखिरी में साइटोन्स के, ये जो आपका एक्सॉन्स है, इसके आखिरी में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं। यही एक्सॉन टर्मिनल्स आगे की तरफ, और मैसेज की चलने की जो डायरेक्शन होती है वो ये डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में चलती है। अब यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा साथ में, कि जैसे ही एक एक्सॉन खत्म होता है, इसी के साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे ही एक एक्सॉन खत्म होता है, तो आपको भी पता है कि एक एक्सॉन खत्म, कभी भी एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन को डायरेक्टली टच नहीं करता ना, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो इसके बाद फिर दूसरा वाला न्यूरॉन्स होता है इस तरह से, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, एक एक्सॉन के ये ऊपर वाले जो इसकी ब्रांचेस होती हैं, इनको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं। ये जो आप ब्रांचेस देख पा रहे हैं, इनकी आखिरी जो ब्रांचेस हैं, इनको हम डेंड्रॉइड कहते हैं। तो दूसरे वाले एक्सॉन का जो डेंड्रॉइड और इसका जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे पे थोड़ी डिस्टेंस पे एक दूसरे से होते हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में जो जंक्शन पाया जाता है, मतलब दो न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Synapse. न्यूरल जंक्शन। राइट, इसको हम लोग साइनैप्स कहते हैं, है ना, साइनैप्स। अच्छा, अब दोनों के बीच में किसी भी तरह का, तो ये हो गया एक्सॉन टर्मिनल्स, और जो एक्सॉन टर्मिनल में ये आखिरी में जो पॉइंट्स होते हैं, इनको हम लोग साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। वी कॉल देम साइनेप्टिक नोब। ये दूसरा वाला एक्सॉन हो गया, है ना। इन दोनों के बीच में क्या होता है कि जो ट्रांसफर होता है सिग्नल्स, वो केमिकल के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जिन केमिकल के थ्रू सिग्नल ट्रांसफर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेरी गुड, उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जिनके हेल्प से एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में जो मैसेज होता है वो ट्रांसफर होता है। अच्छा, अब एक बात और बताना चाहूंगा, माइलिन शीथ जो पाई जाती है, ये जो माइलिन शीथ, तो एक तो नीचे की तरफ एक्सॉन फाइबर है, इसके ऊपर एक और सेल की कवरिंग पड़ी है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, माइलिन शीथ अगर है, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ये माइलिन शीथ है, तो माइलिन शीथ होने में इसके ऊपर ये जो सेल्स पाई जाती हैं, सेल्स की एक न्यूक्लियस पाई जाती है। इन सेल्स को हम लोग स्वान सेल बोलते हैं।
ठीक है। अगर एक्सॉन माइलिनेटेड है, मतलब उसके ऊपर माइलिन शीथ है, तो ये तय है उसके ऊपर श्वान सेल पाई जाएंगी। ये है श्वान सेल का न्यूक्लियस, SCHWAN, श्वान न्यूक्लियस कहते हैं, श्वान हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। अब न्यूरॉन्स के ऊपर, है ना, सबसे ऊपर की तरफ, तो ये हो गई श्वान सेल्स हो गई। श्वान सेल्स के ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम लोग माइलिन शीथ कहते हैं, माइलिनेटेड कवरिंग है। ठीक है। एक चीज और है, एक्सॉन्स के सबसे ऊपर एक कवर पाया जाता है। ठीक है। अब इसके ऊपर भी कवरिंग पाई जाती है, सबसे ऊपर की कवरिंग, है ना। तो एक्सॉन्स के ऊपर एक लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह कवरिंग पाई जाती है, इसको हम लोग न्यूरोलेमा कहते हैं। जैसे कि मसल्स के ऊपर एक पतली सी कवरिंग थी मेम्ब्रेन की, इसको हम लोग सार्कोलेमा कहते थे, वैसे यहां पर जो कवरिंग होती है इसको हम लोग न्यूरोलेमा कहते हैं। ठीक है। नोट कर लीजिए अब इसको, इस डायग्राम में, इस इतनी इंफॉर्मेशन सर के साथ। हाँ जी, बताएं। सर ये न्यूरोलेमा आपने क्या बताया? न्यूरोलेमा जैसे मसल्स के ऊपर सार्कोलेमा होती है, कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वैसे एक्सॉन के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम न्यूरोलेमा कहते हैं। ये सर प्लाज्मा मतलब मेम्ब्रेन ये की तरह ही होती है। माइलिन शीथ के साथ होती है? माइलिन शीथ के ऊपर होती है, साथ में इसके ऊपर होती ओके सर। सर ये किसी किसी न्यूरॉन में माइलिन शीथ नहीं होती है। है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि माइलिन शीथ ना हो। माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, माइलिनेटेड प्रोटीन जो होती है ये इंफॉर्मेशन की रफ्तार को बढ़ा देती है, अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम बढ़ा देती है। अगर माइलिन शीथ नहीं है तो न्यूरॉन्स में जो इंफॉर्मेशन की चलने की जो स्पीड होगी वो कम होगी, अगर माइलिन शीथ है तो कवरिंग स्पीड ज्यादा होगी। सर ये माइलिन शीट तो इंसुलेशन का भी काम करती है ना? नहीं, माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम नहीं करती। एक्चुअली क्या होता है, ये जंक्शन क्रिएट करती है। जंक्शन बन जाने की वजह से माइलिन शीथ जहां पर होती है उसके ऊपर, माइलिन शीथ के ऊपर, है ना, इन इसके ऊपर किसी भी तरह का सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज नहीं हो सकता एक्चुअली। ठीक है। तो जो इसके नोड्स होते हैं उन नोड्स पे सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है जिससे इंफॉर्मेशन जंप करके चलती है। ये इस काम होता है एक्चुअली माइलिन शीथ का। ओके सर। सर जी बताएं। फिर अपने वो निसल्स ग्रैन्यूल के नीचे न्यूरोप्लाज्म लिखा है? हाँ, न्यूरोप्लाज्मिक होगा। ओके सर। सर वो ग्रेन्यूल जो लिखा है उसके ऊपर उसकी स्पेलिंग क्या है, सही समझ नहीं आ रहा। NISS निसल्स ग्रैन्यूल, GRANULES, निसल्स ग्रैन्यूल। ओके सर। नोट कर लिया। यस सर। चलिए नोट करेंगे।
इसमें कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बाकी समझने वाली बात तो हमने समझ ली है। न्यूरॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ neuron is a structural and functional unit of neural tissue. Next point. This is the longest cell in body. This is the longest cell in body. Full stop. Human neural system has about 100 billion neurons. Human neural system has about 100 billion neurons. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करेंगे, स्टार बना के लिखेंगे। fully formed neurons never divide. मैं आपको सेल साइकिल में पढ़ा चुका हूं अच्छी तरह से। fully formed neurons never divide and remains in interphase. अंडरलाइन करेंगे, remains in interphase throughout their life. Throughout their life. Shortly after birth, new neurons, never develop. नेक्स्ट सब हेडिंग डालेंगे, सेल बॉडी, साइटोन और सोमा, जो भी आप उसको बोलना चाहें। आप उसको सेल बॉडी भी बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं, सोमा बोल सकते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। ठीक है, ये जो आपका साइटोन वाला पार्ट है, it varies in size, and form. सर हाँ जी, सोमा के बाद रिपीट कर। so it varies in size, and it may be it varies in size and it may be up to 13.5 micrometer in diameter. 13.5 micrometer in diameter. Full stop. Next point. It contain nucleus, cell membrane, nucleolus, mitochondria. So, हाँ, so it contains a nucleus
न्यूक्लियस से रिपीट कर दीजिए। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ER, गोल्गी, ER, लाइसोसोम, राइबोसोम, निसल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे निसल्स ग्रैन्यूल। सर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपने ईआर बोला था ना? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ER बोला था। ओके गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, फिर ER, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, देन ER। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे निसल्स ग्रैन्यूल, अंडरलाइन करेंगे, प्रोबेबली निसल्स ग्रैन्यूल प्रोबेबली synthesize protein, निसल्स ग्रैन्यूल प्रोबेबली synthesize protein। नेक्स्ट पॉइंट, डेंड्राइट conduct, dendroid conduct nerve impulse, nerve impulse towards cell body, dendroid conduct nerve impulse towards cell body and called efferent process, and called efferent process। Next point, axons may be myelinated or non-myelinated। Axons may be myelinated or non-myelinated। फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। In myelinated axon, Schwann cells form। In myelinated axons, Schwann cell form myelin sheath and it is absent in non-myelinated and it is absent in non-myelinated neurons। अब देखो भाई लोगों, हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन में। अब आते हैं ह्यूमन ब्रेन में। अब देखो ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। ह्यूमन ब्रेन देख लेते हैं, ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। अब मुझे चेक करने दो इसका डायग्राम। ह्यूमन ब्रेन, अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ब्रेन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या पाई जाती है, मेरी बात को बहुत थोड़ा सा गौर से समझिएगा, है ना। इसके ऊपर क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है इसके ऊपर?
क्रेनियम हड्डी, है ना। तो हमारा पूरा का पूरा जो ब्रेन होता है वो जिस खोखले कवर में कवर्ड रहता है उसको आप क्रेनियम कहते हैं। तो ब्रेन को ऐसे इस तरह से एक क्रेनियम कवर करती है। हमारा पूरा का पूरा ब्रेन क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। क्रेनियम नीचे यहाँ पे पूरा यहाँ तक नहीं रहता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि भाई पीछे ब्रेन में नहीं मारना चाहिए। वो जो लॉजिक होता है वो ये लॉजिक होता है कि क्रेनियम यहाँ यहीं तक होता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा क्रेनियम वाला पार्ट। अब देखो क्या है कि क्रेनियम के नीचे, है ना, ये वाला जो हमारा पार्ट है पूरा का पूरा ब्रेन है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, ये वाले पार्ट को हम लोग सेरिब्रम कहते हैं। इस वाले पार्ट को सेरिब्रम कहते हैं, ठीक है। ये मिड वाला जो ब्रेन होता है इसको कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, है ना। और ये अंदर आपको दिखाई दे रहा है इस पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। खैर वो छोड़िए, हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा सा इसको रेक्टिफाई करने की, आप इसको छोड़ो, मैं ब्रेन आपको बताता हूँ कैसे ब्रेन देखना है। वेट, गिव मी 1 मिनट। छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ, कोई डायग्राम मिल लेगा। देखो देखो अब क्या है कि ये तो हो गया हमारा। ये मैं वर्टिकल सेक्शन आपको बता रहा हूँ ब्रेन का, वीएस, है ना। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पोन्स और ये मेडुला का पार्ट है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, ये जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम लोग पोन्स कहते हैं ना। पोन्स वेरोलाई इसको पूरा नाम है। और नीचे वाला पार्ट मेडुला हो गया। और इसी में पीछे की तरफ हमारा जो ब्रेन लगा होता है, ये जो फ्लावर के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम, है ना। तो ये कुछ कुछ ऐसे फ्लावर के जैसा दिखने वाला पार्ट होता है, इस तरह से दिखाई देने वाला, इस तरह से दिखने वाला, थोड़ा सा फ्लावर के जैसा पार्ट होता है। इस वाले पार्ट को हम लोग सेरिबेलम कहते हैं। ये हमारे बॉडी का बैलेंस वगैरह मेंटेन करके रखता है, हमारी मेमोरी को स्टोरेज करने का काम करता है। इस तरह के सब फंक्शंस इसके होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, थोड़ा सा फ्लावर के जैसा, गोभी के फूल के जैसा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हाइड ब्रेन वाला पार्ट हो गया। मिड ब्रेन हमारा बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है।
तो मैं रेड कलर से बना देता हूँ मिड ब्रेन वाला पार्ट। तो हमारा मिड ब्रेन वाला जो पार्ट होता है वो कुछ ऐसा होता है, और मिड ब्रेन हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो एक पार्ट तो ये हो गया, और मिड ब्रेन एक बहुत इफिशिएंट डेटा केबल की तरह काम करता है। बाकी मिड ब्रेन का कुछ खुद में खास फंक्शन नहीं होता है। कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करने के अलावा इसका कुछ मेजर फीचर नहीं होता। इसी ब्रेन का पार्ट है हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, वो न्यूरल के पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एक की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे होती है और एक थोड़ा सा इससे नीचे होती है ना। तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट में पाई जाती है। ये 2 ग्लैंड्स पाई जाती है, एक हाइपोथैलेमस और नीचे वाली पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, तो ये हो गई, इससे चिपकी हुई। और यहाँ पे पीछे की तरफ एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बीच हमारा मिड मिड वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हमारा जो मेन पार्ट होता है, मेन ब्रेन होता है जिसका कि मेजर फंक्शन होता है। ये मेन ब्रेन हमारा होता है ये। तो ये वाला जो ब्रेन है हमारा, ये फोर सेरिब्रम है ना। ये वाला पार्ट जो है दिस इज सेरिब्रम। और इसके ऊपर जो हमारा पाया जाता है वो पार्ट पाया जाता है, दैट इज क्रेनियम वाला पार्ट। क्रेनियम इसको कवर करके रखती है ऊपर से। यहाँ तक। ये हमारा सेरिब्रम हो गया और ये हमारा क्रेनियम हो गया, मिड ब्रेन हो गया। ठीक है, सो नीचे से स्टार्ट करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड पोन्स। ये हमारा पार्ट पोन्स हो गया, और ये वाला पार्ट सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्मॉल ब्रेन ना। सेरिब्रम का मतलब होता है लार्ज ब्रेन, इसका मतलब यही होता है। और ये हमारा हो गया मेडुला। ये तीनों चीजें मिलकर के, ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर के फॉर्म करती हैं हमारा ये तीनों चीजें। इन तीनों को मिला करके हम लोग कहते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं हाइड ब्रेन। इसे हम हाइड ब्रेन बोलते हैं। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली ग्लैंड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। इसके नीचे वाले को हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। और ये हो गया आपका सेरिब्रम। ये ऊपर वाला पार्ट आपका हो गया क्रेनियम। ये हो गया आपका पीनियल ग्लैंड। दिस इज मिड ब्रेन।
ये हमारा मिड ब्रेन हो गया। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बात समझाता हूँ। सर जी। सर अगर पीछे की साइड चोट लगे तो कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है? सेरिबेलम वाला पार्ट नीचे, यही थोड़ा सेरिबेलम का कुछ पार्ट होता है जो ओपन रहता है हमारा, नीचे की तरफ से चोट लग जाती है इसलिए। ओके सर। और सर जो वो बेहोश आते हैं वो कहाँ मारने से होते हैं? यार वो तो बता पाना मुश्किल है, बेहोश है कहाँ मारने से होता है, लेकिन दिखाते नहीं सर, पीछे डंडा मार देते हैं गले के वहां पे तो बंदा बेहोश हो जाता है। सेरिबेलम वाला ही पार्ट होता है, बेहोश नहीं होता, आदमी मर ही जाता है उससे। तो मैं वही बोल रहा था, सेरिबेलम में ही चोट लग सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि पीछे नहीं मारना चाहिए। और हो गया भाई, डन? यस सर। नो सर। सर वेट। सर जी बताएं। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्रेन हैमरेज में क्या होता है कि हमारी एक्चुअली जो ब्रेन की नर्व्स होती है ना, ब्रेन में जो नहीं नर्व्स नहीं बोलेंगे, ब्रेन में जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो हैमरेज वर्ड का मतलब ही होता है फट जाना किसी भी चीज का, है ना। हैमरेज इज लैटिन वर्ड, इसका मतलब ही होता है फट जाना किसी चीज का। तो ब्रेन हैमरेज में हमारी जो ब्रेन की ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो फट जाती हैं। अच्छा, उसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं। देयर मे बी एक्स्ट्रा सीक्रेशन ऑफ दिस वन हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन के एक्स्ट्रा सीक्रेशन की वजह से हो सकता है, ज्यादा डर की वजह से हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, नंबर ऑफ द रीजन। सर तो ये ज्यादा हार्मफुल है? क्या ब्रेन हैमरेज? यस सर। आदमी मर जाता है, हार्मफुल नहीं है, उसमें हार्म की कोई दिक्कत नहीं है, हार्म वाली बात ही नहीं आती है। ब्रेन हैमरेज मींस डेथ, मरने का मतलब कोई मतलब नहीं बनता, बचने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, चलिए आपने कर लिया। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे और बताना चाहूंगा। एक मिनट। डोपामाइन कहाँ से रिलीज होता है? डोपामाइन इज ए टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और एनी टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर दे गेट रिलीज फ्रॉम दिस वन, एसिटिलकोलिन हो चाहे डोपामाइन हो, किसी भी तरह का कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर, वो हमारे साइनेप्टिक नॉब से रिलीज होते हैं। और वही केमिकल कोऑर्डिनेशन है। नर्व सिग्नल्स कैसे रिलीज होते हैं, केमिकल ये मैंने बताया हुआ था, कंडक्शन कैसे होता है मसल्स तक, तो लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने समझाया हुआ सर था। लेकिन सर अगर ये डोपामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाए तो क्या? आदमी अच्छा फील होता है, जैसे जो गांजा पीने वाले होते हैं, भांग पी खाने वाले होते हैं, तो उनके यही होता है कि जो सिनेप्टिक नॉब्स होती है उनसे डोपामाइन रिलीज होने लगता है। तो डोपामाइन जितना ज्यादा रिलीज होगा उतना ही आदमी अच्छा फील करता है। तो सर नशे का इससे सीन कोई होता है बैड इफेक्ट होता है? डोपामाइन रिलीज होने से, वो डिपेंड करता है ना। अगर नेचुरली रिलीज होगी कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जो गांजा वांजा पीने वाले होते हैं तो न्यूरॉन्स को जबरदस्ती रिलीज होता है ना, तो उसकी वजह से तो उसकी हेल्थ में हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं।
ओके सर। सर तो जब भी डोपामिन सर्च मारते हैं तो सर हमेशा ब्रेन का वहां से आता है, मतलब ब्रेन से रिलीज होता है। मतलब किसी बॉडी ऑर्गन से रिलीज हो सकता है ना, मतलब जहाँ पे भी न्यूरॉन्स हो। अब भैया देखो हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स हैं और बाकी बॉडी में कितने न्यूरॉन्स हैं। अगर बाकी पूरे बॉडी के आप न्यूरॉन्स कैलकुलेट करोगे तो ब्रेन का 1/10 भी नहीं होंगे। तो ओके डोपामाइन मेनली हमारे ब्रेन के ही न्यूरॉन से रिलीज होता है। ओके। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग ड्रग्स में भी कई तरह के ड्रग्स होते हैं, है ना? जो एलएसडी लेते हैं, एलएसडी, दे फील नाइटमेयर। द रीजन बिहाइंड इट, एलएसडी से जो केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं वो डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो हमारी बॉडी में जो न्यूरोट्रांसमीटर ही होते हैं वही हमारी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। और वो डिपेंड करता है बहुत तरह के हार्मोन्स। अब वो कैसे रिलीज होते हैं, बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं। सब हार्मोन्स के बारे में तो अभी भी ब्रेन के बारे में हमें बहुत कम पता है, 10% ही पता है, 90% तो हमें पता ही नहीं ब्रेन के बारे में। हाउ डज इट फंक्शन? स्टिल रिसर्चेस आर गोइंग ऑन। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, राइट, ब्रेन कैंसर को ही एनी एनी काइंड ऑफ द कैंसर व्हिच मेक मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ट्यूमर। ठीक है? तो ब्रेन ट्यूमर मतलब ब्रेन में कैंसर का हो जाना। ठीक है फातिमा? ओके। अब देखो क्या होता है कि ये क्रेनियम और इसके बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ना? तो क्रेनियम और इसके बीच में जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको हम लोग कहते क्या है? कैन समबडी टेल मी? ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों ड्यूरामेटर, सेरेब्रो, कहीं से पढ़ के बता रहे हो? देखो, इसके बीच में जो लेयर होती है, तो होता क्या है कि पहले हमारी क्रेनियम होती है, क्रेनियम के नीचे एक मेम्ब्रेन होती है। जो सर मैं क्रेनियम के नीचे मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेनिन्जिस, है ना? मेनिन्जिस। तो उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मेनिन्जिस। एम ई, सर मैग्ना, हाँ, क्या? मेनिन्जिस, एम ई एन आई एन जी ई एस, मेनिन्जिस। ठीक है? मेनिन्जिस। अब जो मेनिन्जिस होती है, मेनिन्जिस फर्दर कई सारे पार्ट पे डिवाइड होती है। अब देखो मेनिन्जिस के मैं आपको पार्ट बताता हूँ। अच्छा एक चीज और बता दूं, रुको यही बताता हूँ। मेनिन्जिस बोलते हैं, और मेनिन्जिस के नीचे यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लूइड। ठीक है ना? अब देखो मेनिन्जिस को फर्दर हम लोग कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेनिन्जिस, जो हमारी मेनिन्जिस होती है, तो सबसे पहले देखो हमारी ये बोन हो गई, ये हमारी क्रेनियम वाली बोन हो गई, तो ये हो गई क्रेनियम बोन। ब्रेन कितने लेयर में प्रोटेक्टेड होता है? ये जो मेम्ब्रेन है, इनसे कई बार क्वेश्चन आया नीट में, आप देखिएगा आपको ये क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ये तो हो गया आपका क्रेनियम बोन, है ना? दिस इज योर क्रेनियम। क्रेनियम बोन के नीचे एक मेम्ब्रेन है, जस्ट नीचे। ये क्रेनियम बोन के जो नीचे मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे एक दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है ना? ड्यूरामेटर के नीचे जो दूसरी मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, बता सकते हो? ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे, है ना, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं, एक लिक्विड भरा हुआ है। मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, कई बार इससे क्वेश्चन आया, आप चेक करें आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस। इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। ये वही लिक्विड है जो हमारे इसको ब्रेन को जर्क से बचाता है, चोट से बचाता है। तो ये जर्क को बियर आउट कर लेता है, जिससे ब्रेन तक चोट नहीं पहुंच पाती। आप इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे मकड़ी के जाले की तरह, स्पाइडर वेब की तरह एक और मेम्ब्रेन होती है। ये जो स्पाइडर वेब की तरह यहाँ पे है ना, ये वेबी टाइप की, ये जो एक मेम्ब्रेन है, ये एक मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले ड्यूरामेटर, अब उसके नीचे आता है एरेक्टोइड मैटर। एरेक्टोइड मैटर, ये इसके भी नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं पाया मैटर।
इनका सिर्फ एक फंक्शन है, ये सब प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। पाया, तो 3 मेम्ब्रेन हो गई, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। क्वेश्चन ये आ चुका है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, तो ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, इसके नीचे आ जाता है हमारा ब्रेन वाला पार्ट। इन तीनों का सीक्वेंस आप नोट कर लीजिए। तो उसमें मेनिंजेस क्या है? भैया इन सबको मिला के मेनिंजेस कहते हैं, ओके ओके सर। इन सबको मिला करके। meninges। डन हो गया भाई? यस सर। ठीक है। यस सर। लास्ट क्या नाम? हाँ क्या बेटा? सही लास्ट वाले का पियर। लास्ट वाला पाया मैटर, पाया मैटर। ओके ठीक है। इसमें एक दो फैक्ट और लिख लीजिए। सर एक बार पिछली स्लाइड लगा दीजिए। होती है तो 3 लेयर होगी, 4 लेयर नहीं होगी, 3 लेयर्स तो 3 होती हैं। एक तो वो लिक्विड होता है, लिक्विड को हम लेयर में कंसीडर नहीं करेंगे हम ना, ठीक है। और ओके सर, ओके। एक दो फैक्ट और नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ब्रेन के, ह्यूमन ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। अभी ह्यूमन ब्रेन टॉपिक खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो नोट करेंगे, ब्रेन इज सिचुएटेड, ब्रेन इज, सर हाँ जी बताइए। सर पिछली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। क्या क्या? पिछले, अच्छा पिछली साइड, ठीक है दिखा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ठीक है चलिए नोट करिए। Brain is situated, brain is situated in our, brain is situated in our situated in our cranium cavity, cranium cavity. The weight of brain varies from 1220 gram. The weight